विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम आज अध्ययन करते हैं सदिश राशि, अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। विज्ञान में बहुत सारी राशियां हैं। उनमें कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। परिमाण मतलब उसका अंकीय मान और दिशा। जैसे यहाँ है बल, संवेग, ये सदिश राशि के उदाहरण हैं। अदिश राशि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए दूरी, कार्य। अब दिशा और परिमाण का मतलब क्या हुआ, उसको मैं यहाँ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। देखिए ये एक बॉल है। मान लीजिए इस बॉल पे हम 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। अब मान लीजिए हम बल इधर से लगा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, तो देखिए बॉल का डिफ्लेक्शन किधर हो गया, उत्तर दिशा में। अब यदि इसी बॉल को हम विपरीत दिशा में, दक्षिण दिशा में लगा दें, तो देखिए बॉल का डिस्प्लेसमेंट दक्षिण दिशा की ओर हो गया। तो क्या मतलब हुआ, बल में दोनों चीज़ हमको बताना होगा कि कितना। मान लीजिए 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन उसका परिमाण हो गया, और जो दिशा हो गई उत्तर या दक्षिण, वह उसकी दिशा हो गई। तो हम उसको पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए पुनः मैं एक बार बता दूं, सदिश राशि वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, उसे सदिश राशि कहते हैं। वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब आइए हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। ये है दूरी। दूरी क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ें। दूरी, कोई वस्तु जब गतिमान है तो उसकी स्थिति समय के साथ बदलती है। तो हम लोग कहते हैं कि किसी समय अंतराल में वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूसरा यहाँ है विस्थापन। विस्थापन क्या है, किसी समय अंतराल में वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। आइए इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी। यहाँ पे 3 साथी हैं, एक है राम, दूसरा है मदन और तीसरी है रानी। इन तीनों को ए से बी तक पहुँचना है। ध्यान दीजिए, राम ने इस पथ को लिया, राम यहाँ से यहाँ तक आ गया। जो मदन था वो बोला नहीं, हम ऐसे घूम के जाएंगे। मदन यहाँ से यहाँ तक गया, और जो रानी थी वो सीधे यहाँ से यहाँ तक बी तक पहुँची है। तीनों की प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति बी है। अब देखिए दूरी क्या हुई, राम द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से यहाँ तक पथ की कुल लंबाई है। मान लीजिए ये 400 मीटर है, तो राम के द्वारा तय की गई दूरी 400 मीटर हो गया। यदि मदन का ले तो ये पूरे पथ की लंबाई मान लीजिए कि ये 1000 मीटर है, तो मदन द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, 1000 मीटर। और रानी यहाँ से यहाँ जा रही है, मान लीजिए ये दूरी है 300 मीटर, तो रानी द्वारा तय की गई दूरी हो गई 300 मीटर। अब विस्थापन हम लोग देखें कि राम, रानी और मदन तीनों का विस्थापन कितना हुआ। मैंने बताया कि विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए न्यूनतम दूरी, स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो है यहाँ से यहाँ तक की रानी वाली। तो जैसे ही विस्थापन की बात आएगी तो राम, रानी और मदन तीनों का विस्थापन ए से बी की ओर 300 मीटर होगा। ध्यान दीजिए, मैंने 2 बातें कही। एक है 300 मीटर, यह 300 जो हो गया वह उसका परिमाण हो गया, और ए से बी की ओर हो गया उसकी दिशा हो गई। दूसरा उदाहरण ले, मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो इस वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है। यह यहाँ से एम से शुरू करती है, एम से चल के यह वस्तु एन पर आ गई। तो देखिए यहाँ इसका वृत्त का केंद्र है। यदि उसकी
द्वारा तय की गई दूरी देखें तो पूरा ये जो चाप की लंबाई होगी mn, वह उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। लेकिन जहाँ तक विस्थापन की बात आएगी तो देखिए ये सीधे यहाँ से यहाँ तक की दूरी विस्थापन हो जाएगी mn, विस्थापन हो जाएगा mn, जो इसके व्यास के बराबर होगा। आगे देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ P पे है और वह इस आयताकार पथ पे गति कर रहा है। वह P से Q की ओर जाता है, फिर Q से यहाँ पर वो R पे आ जाता है और यहाँ पे स्थिर है। मान लीजिए ये है 50 मीटर और ये है 60 मीटर, ये मान लीजिए 60 मीटर। अब देखिए कि हम P से R तक पहुँचने में उस व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की, तो देखिए ये 50 मीटर प्लस ये 60 मीटर, कुल उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई 50 और 60 110 मीटर। लेकिन उसका विस्थापन है यहाँ से P से R के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऐसे। अब उसका विस्थापन हम लोग निकालेंगे इस तरह से, ये जो विकर्ण हो गया यहाँ पे, इस विकर्ण की जो लंबाई होगी उसका विस्थापन होगा। इस तरह से आप लोगों ने दूरी और विस्थापन के बारे में देखा। अब इसमें अगला एस्पेक्ट देखें हम लोग। यहाँ देखिए एक वस्तु है, वो गतिमान है, ए से चलना प्रारंभ करती है, ए से बी पे आती है, फिर बी से सी जाती है और सी से लौट करके डी तक आती है। ध्यान दीजिए, ए से बी, बी से सी और सी से डी तक। तो दूरी कुल कितनी उसने तय की, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो कुल दूरी कितनी हो गई, ए बी की दूरी कितनी हो गई भाई, 30 किलोमीटर में है। फिर देखिए जरा बी सी की दूरी 10 20 30 प्लस सी डी की दूरी 10 और 10 20, मतलब टोटल हो गया 60 20 80 किलोमीटर। अब उसका विस्थापन देखें। विस्थापन देखा जाए, प्रारंभिक स्थिति यहाँ है A और अंतिम स्थिति है D। तो हम बोले थे कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो उसका विस्थापन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है 10 20 30 40, तो उसका हो गया विस्थापन 40 किलोमीटर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई गतिमान वस्तु है तो उसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे और विस्थापन। अब एक प्रश्न आता है कि क्या कोई किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है क्या, या दूरी शून्य हो सकती है क्या। एक उदाहरण लें, मान लीजिए इसी में वह वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है और वो सी तक पहुंच जाती है। ए से चल के कहाँ चली गई, सी तक, और पुनः सी से वो ए तक वापस आती है। ऐसे गई है और ऐसे वापस आ गई है। तो दूरी हम लोग देखें जरा, ए से सी कितना हो गया 60, प्लस फिर सी से ए कितना हो गया 60, 120 किलोमीटर। विस्थापन देखें जरा, विस्थापन देखिए, प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति ए, अर्थात पूर्व की स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात विस्थापन उसका क्या हो गया, शून्य हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु की तय की गई दूरी शून्य तो नहीं होगी, लेकिन विस्थापन शून्य भी हो सकता है। एक चीज़ और समझ लें यहीं पे कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अब इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो आगे हम लोग देखते हैं।